हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू ऑल इन वन इज डिफाइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था बॉटनी का, वो कल की क्लास में हमने फिनिश किया था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन देखा था कि जंतुओं के वर्गीकरण की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम और मोनेरा प्रोटिस्टा, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपका जो जंतु जगत था ये छूट रहा था और आज की क्लास में हम जंतु जगत स्टार्ट करेंगे। इसकी लगभग 3 से 4 क्लास होंगी, यानी जंतु जगत को हम 3 से 4 क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में कि कौन कौन से जंतु, कौन कौन से जीव इसमें आते हैं। जिसमें हमने पहले मोनेरा पढ़ा था, प्रोटिस्टा पढ़ा था। मोनेरा में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, उसके बाद में प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीवों के बारे में पढ़ा। कवक और प्लांट किंगडम तक हमने पढ़ लिया था। तो जंतु जगत बचा है, जिसमें 5 जगत वर्गीकरण में आपका जंतु जगत जो कि आता है वही आपका बचा था। और आज की क्लास में हम जंतु जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो लिखा है जंतु जगत में हेट्रोटॉपिक यानी कि परपोषी जीव आते हैं। कौन से जीव आएंगे? परपोषी जीव आएंगे, जो किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। या हम ये कहें कि जीव जो है ये किस पर डिपेंड होंगे? ये प्लांट पर डिपेंड होंगे। जो कि प्लांट है वो स्वपोषी जीव हैं। वो कैसे जीव हैं? स्वपोषी में आएंगे, जबकि जो जंतु हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके हेट्रोटॉपिक यानी परपोषी में। तो इसमें परपोषी जीव आते हैं और साथ ही साथ ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स जीव आते हैं। इसमें कौन से जीव हैं? यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं होंगी, जंतुओं में जो कोशिकाएं होंगी उसमें क्या होगा? कोशिकांग जितने भी होंगे वो पूर्ण विकसित होंगे, या कहें कि पूर्ण कोशिकाएं इसमें पाई जाएंगे। यूकैरियोटिक का मतलब एक ऐसी कोशिका जिसमें सभी कोशिकांग पूर्ण विकसित हों, तो इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं जंतु। या हम कहें जितने भी जंतु हैं ये कैसे जीव हैं? ये यूकैरियोटिक जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव आएंगे। आपका जो एनिमल किंगडम है इसमें कैसे जीव आएंगे? बहुकोशिकीय जीव आएंगे, यानी कि इसमें मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं इनको। क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। इसके बाद में बात करें जो आपका एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम जो है इसमें कुल कितने संघ आएंगे, कुल कितने फाइलम आएंगे? फाइलम की बात करें तो इसमें कुल टोटल 11 फाइलम आते हैं। जो आपका एनिमल किंगडम है इसमें कुल 11 क्या आएंगे? फाइलम आएंगे। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है किंगडम। सबसे बड़े जो इकाई है वो क्या है? किंगडम है, यानी कि जगत है। और उसके बाद में आता है आपका फाइलम। तो अगर हम बात करें किंगडम की, तो कितने जगतों में सभी जीवों को बांटा गया है? 5 जगतों में, जिसमें हम आज का जो है लास्ट पढ़ रहे हैं जंतु जगत, जिसमें 11 फाइलम आते हैं। यानी कि जो आपका जंतु जगत है इसमें कितने फाइलम आएंगे, कितने संघ आएंगे? तो 11 संघ आएंगे। इसका मतलब हम इस क्लास में 11 संघ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे 3 फाइलम। 3 संघ आज हम पढ़ेंगे, बाकी के अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो 3 संघ आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से संघ आपके एनिमल किंगडम में आते हैं। तो पहला है आपका पोरीफेरा। सेम नाम हिंदी में है, पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा के बारे में, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी सभी कोशिकाएं। कहने का मतलब इनका जो शरीर होगा वो कोशिकीय स्तर का होगा, सेलुलर लेवल का होगा। कोशिकीय स्तर, इनका जो शरीर होगा वो कोशिकीय स्तर का होगा। कहने का मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ना ही कोई ऊतक बनेगा और ना ही कोई अंग और ना कोई अंग प्रणाली मिलेगी।
जो पोरीफेरा संघ के जीव होंगे वो कैसे जीव होंगे, कोशिकीय स्तर के जीव होंगे। इनमें यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं पाई जाएंगी। आगे बात करें निडेरिया की, ये कौन सा है, निडेरिया, निडेरिया संघ। अगला नंबर 3 पे आता है आपका टीनोफेरा, टीनोफेरा, टीनोफेरा ये भी आपका क्या है, संघ है, जो कि किसमें आएगा, एनिमल किंगडम में आएगा। आगे आता है प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम, ये भी किसमें आता है, एनिमल किंगडम में। अगला है निमेटोडा, निमेटोडा, निमेटोडा। आगे बात करें नंबर 6 पे एनेलिडा, एनेलिडा। अगला है मोलस्का, क्या बोलेंगे, मोलस्का, मोलस्का। आगे आता है आपका एरिथ्रोपोडा, एरिथ्रोपोडा, एरिथ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। अगला है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अगला है आपका हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। और लास्ट आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लास्ट क्या है, 11 नंबर पे हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। अब हम बात करेंगे जो आपका हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये जो दो संघ हैं ये होते हैं वर्टिब्रेट। ये जो जीव हैं इसमें जो जीव आएंगे हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में, इसमें जीव आएंगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब है कशेरुकी, कशेरुकी। जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो जीव आते हैं वो कैसे जीव होंगे, कशेरुकी जीव होंगे, वर्टिब्रेट होंगे। कहने का मतलब इनमें जो आपका रीढ़ की हड्डी है वो पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या हम कहें इसमें कशेरुक स्तंभ पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के प्राणी में क्या होता है, कशेरुक दंड पाया जाता है। बाकी के जो आपके हैं, बाकी के जो आपके कितने बचे हैं, यहां से लेकर यहाँ तो कोशिकीय स्तर होता है, यानी कि कोई अंग ही नहीं बने होते हैं, तो ये भी आपका नॉन कॉर्डेटा में आएगा, या हम कहें इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में आएगा। इनवर्टिब्रेट का मतलब अकशेरुकीय, अकशेरुकीय, अकशेरुकी का मतलब इनमें कशेरुक दंड या कहें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो जो आपके दो जगत हैं, सॉरी दो फाइलम जो हैं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, या हम कहें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे जितने भी ये वर्टिब्रेट हैं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे जीव होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जीव कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। कहने का मतलब जब भी किसी भी जीव का विकास होता है तो सबसे पहले 3 जर्म लेयर बनती हैं। कितनी लेयर बनती हैं, 3 जर्म लेयर बनती हैं, जिसमें बाहर वाली को कहते हैं हम एक्टोडर्म। क्या कहेंगे, एक्टोडर्म लेयर। अगली बीच वाली को हम कहते हैं मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म लेयर। और लास्ट वाली यानी अंदर वाली को कहते हैं इंडोडर्म लेयर, इंडोडर्म लेयर। तो इस तरीके से क्या होता है कि सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं जिससे किसी भी जीव का निर्माण होता है। कौन कौन सी 3 लेयर होंगी, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, इसके अंदर वाली को बोलेंगे मीजोडर्म, और अंदर वाली को बोलेंगे इंडोडर्म। इन 3 लेयर से क्या बनती है, किसी भी जीव का निर्माण होता है। ये 3 लेयर, या हम कहें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक
कौन कौन से आएंगे, हेमिकॉर्डेटा और कार्डेटा में आएंगे। दो जो फाइलम है आपके, ये जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट, जिनमें आते हैं कशेरुक जीव, इनमें 3 जर्म लेयर से ही विकास होता है। बाकी के जो आपके बचेंगे इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी, अकशेरुकी ये कैसे जीव होते हैं, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय, द्विस्तरीय जीव। कैसे होते हैं, द्विस्तरीय जीव होते हैं। इनमें 2 ही लेयर पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और दूसरी इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो आपका जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, इसमें 11 फाइलम आते हैं, जिसमें हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसके जो जीव हैं वो कैसे जीव होंगे, कशेरुकी जीव होंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। और जो कशेरुकी जीव होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, त्रिस्तरीय जीव होंगे, यानी उनका जो जीव विकास होता है वो सबसे पहले 3 लेयर से होता है। बाकी के जो आपके इनवर्टिब्रेट हैं, अकशेरुकी जीव हैं, इनका जो विकास होगा वो द्विस्तरीय होगा, यानी कि वो होंगे डिप्लोब्लास्टिक। साथ ही साथ याद रखना है, जो आपका आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। साथ ही साथ याद रखेंगे मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मोलस्का। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और सबसे बात करें कि कोशिकीय स्तर का शरीर किसका होता है, तो वो होता है पोरीफेरा संघ के जीवों में। तो हम क्या पढ़ेंगे, जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत में आते हैं आपके 11 फाइलम यानी 11 संघ, जिसमें सबसे बड़ा संघ जो है वो है आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा याद रखेंगे मोलस्का। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में कशेरुकदंड पाया जाता है, बाकी के जितने भी संघ हैं इनमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा हैं, या हम कहें जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि इनका विकास 3 जर्म लेयर से होता है। बाकी के आपके होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिनका विकास 2 जर्म लेयर से होता है। अब बात करते हैं हम आगे, और क्या क्या हम देख सकते हैं कि शरीर के तापमान के तौर पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जिनको हम कहेंगे शीत, जो कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ऐसे जीव जो अपने शरीर को वातावरण के तापमान के हिसाब से नहीं बदल पाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि जो सभी मौसम में नहीं रह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से अपना शरीर, अपना जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे जीव शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। शीत रक्त जीव कहते हैं, शीत रक्त जिनका यानी कि खून ठंडा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो हर एक मौसम में आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, जो कि हर एक मौसम में आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ऐसे जीव इसमें आते हैं जो कि अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें आ जाएंगे आपके इंसेक्ट यानी कि कीट, और जैसे कि आपके आएंगे कीट में मछलियां भी हो सकती हैं, वो सॉरी छिपकली जिसको कहते हैं, छिपकली। तो इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे, सभी कीट इसमें आएंगे और छिपकलियां भी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि आपने मच्छर को देखा होगा, ठंडियों में कम लगते हैं लेकिन गर्मियों में ज्यादा आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये ठंडियों तक जो है छुप करके रहते हैं और गर्मियों में निकल के आ जाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, जिनका ब्लड जो है गर्म होता है। गर्म होने का मतलब ये है कि ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं, कहने का मतलब ये हर एक मौसम में रह सकते हैं, किसी न किसी तरीके से। जैसे आपके इसमें आ जाएंगे पक्षी भी गर्म खून वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें आ जाता है मानव यानी हम लोग भी कैसे जीव हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। कैसे जीव हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो दो तरीके से यहाँ पर भी जीव जंतुओं को बांटा गया है। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी फाइलम्स को पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, 11 जो फाइलम है आपके उनको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका पोरीफेरा। क्या बोलेंगे? पोरीफेरा संघ। सबसे पहला आपका आता है पोरीफेरा संघ। तो इन्हें स्पंज भी कहा जाता है, या हम कहें जंतु जगत का स्पंज, जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा जो स्पंज होता है, स्पंज इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र जैसे होते हैं, जिसमें किसी भी पानी या द्रव को सोखने की क्षमता होती है। तो ऐसे ही जीव यहाँ पर भी होते हैं। जो आपका पोरीफेरा संघ है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनके शरीर पर क्या होता है, जिनके शरीर पर महीन छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिनको हम पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको पोर्स कहते हैं। तो इसीलिए इनको स्पंज भी कहते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह दिखाई देते हैं। इनमें भी पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? जंतु जगत का स्पंज कहेंगे। तो एक वर्ड आता है ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या है? तो यह एक ऐसा छिद्र है जिसके द्वारा ये जीव क्या करते हैं? खाना ग्रहण करते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसा ये छिद्र है जिससे खाना ग्रहण करते हैं। खाना क्या करते हैं? इससे ग्रहण करते हैं। जहां से ये खाना ग्रहण करते हैं उस वाले छिद्र को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे ऑस्टिया। उसको क्या कहेंगे? ऑस्टिया। अगला है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम क्या है? तो इसी में कहीं पर भी एक ऐसा अगला छिद्र होगा, क्योंकि ये तो जो जीव है इसमें सभी तो छिद्र जैसे बहुत सारे पाए जाते हैं, इनको पोर्स कहते हैं। तो ये एक ऐसा पोर्स है जहां से ये उत्सर्जन कहते हैं, जहां से ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन, यहां से क्या करते हैं? ऑस्कुलम से उत्सर्जन करते हैं और ऑस्टिया से ग्रहण करते हैं। अगला है कॉइनोसाइट्स। कॉइनोसाइट्स, कॉइनोसाइट्स, साइट्स मतलब होता है सेल्स यानी कोशिका। कोशिका, कॉइनोसाइट्स मतलब कोशिका। तो ये एक कोशिका है जहां पर क्या होता है? पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है? पाचन होता है। यानी कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों में क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखेंगे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इनको स्पंज भी कहा जाता है। और इसमें विशेष प्रकार के ये 2 छिद्र होते हैं, जिसको एक को कहते हैं ऑस्टिया, जहां से ये खाना ग्रहण करते हैं, एक को कहते हैं ऑस्कुलम, जहां से उत्सर्जन करते हैं। और यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं जहां पर पाचन होता है उनको काइनोसाइट्स कहते हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? काइनोसाइट्स कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे जो ये जीव हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। कैसा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करते हैं और इनमें पुनर्जनन की शक्ति भी पाई जाती है। पुनर्जनन, पुनर्जनन मतलब अगर एक बार कहीं से ये इनमें क्षति हो जाती है तो ये अपने दोबारा जो है उसको रिकवर कर लेते हैं। पुनर्जनन की शक्ति पाई जाती है। साथ ही साथ याद रखेंगे इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित आकार के ये जीव होते हैं। तो इतनी बातें पोरीफेरा के संघ में याद रखेंगे, पोरीफेरा के जीवों के बारे में। उदाहरण की बात करें तो इसमें साइकॉन आता है, आपका स्पंजिला आता है,
बाथ स्पंज आता है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला भी किसमें आता है, आपका पोरीफेरा संघ में आता है। तो इतनी बातें पोरीफेरा संघ में याद रखेंगे, जिसमें आपका साइकॉन और स्पेंजिला ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ये कैसे हैं, स्पेंजिला और साइकॉन पूछे जाते हैं। अगला आता है आपका, अगला आपका आता है सीलेंट्रेटा। क्या बोलेंगे, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, या फिर इसी को बोलते हैं निडेरिया, निडेरिया, निडेरिया संघ या फिर सीलेंट्रेटा संघ एक ही संघ है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे अब आगे जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो उनमें जीव थोड़ा थोड़ा विकसित होते जाते हैं, उनमें क्या होंगे, विकसित होते जाएंगे। जैसे कि पहला हमने जो पढ़ा था पोरीफेरा, उसमें सिर्फ कोशिकाएं थी, कोशिकाएं ही थी, जहां पर कोशिकाओं से ही खाना ग्रहण करते थे, कोशिकाओं से ही उत्सर्जन होता था, कोशिकाओं में ही पाचन होता था। और साथ में याद रखेंगे, यहाँ पर इसको हम एक कहते हैं कि यहाँ पर जल प्रणाली पाई जाती है, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर जितने भी जीव होंगे वो सब जलीय जीव होंगे। कैसे जीव होंगे, जलीय जीव आते हैं यहाँ। जल परिवहन तंत्र का मतलब है कि ऑस्ट्रिया से खाना आता है और फिर कहाँ से, यहाँ आपका पाचन होता है, ऑस्ट्रिया से खाना आता है और उसके बाद में इस वाली कोशिका में काइनोसाइट्स में पाचन होता है और यहाँ से फिर ऑस्कुलम से उत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से एक क्या बनता है, प्रणाली बन जाती है, जिसको कहते हैं जल परिवहन प्रणाली, जल परिवहन प्रणाली। तो पोरीफेरा में कोशिकाएं थी, अब यहाँ पर सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया में धीरे धीरे क्या होंगे, ऊतक बनना स्टार्ट हो गए हैं, टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए हैं, टिश्यू बनना क्या होंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सीलेंट्रेटा या निडेरिया में जो जीव आते हैं उनमें ऊतक बनने लगते हैं। आगे बात करें, इसमें भी कैसे जीव आते हैं, जलीय जीव यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर जीव जो है अलैंगिक जनन करते हैं, यहाँ पर भी अलैंगिक जनन। और अलैंगिक में भी कौन सी विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा क्या करते हैं, सीलेंट्रेटा या निडेरिया के जीव जनन करते हैं। मुकुलना हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। क्या होता है कि कोई भी जीव अपने किसी भी भाग को अधिक बढ़ाता है, यानी कि ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर ज्यादा वृद्धि हो जाती है और यही वृद्धि होकर के नीचे टूट कर गिर जाता है और यहाँ से सेम वैसा ही जीव फिर से बन जाता है, वैसा ही जीव फिर से बन जाता है। तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया के जीव मुकुलन विधि द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसमें आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रा हो गया, मूंगा हो गया, जेलीफिश और समुद्री इनामीन, समुद्री इनामीन ये किस संघ के प्राणी हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो या तो हम कहें निडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा। मूंगा, जेलीफिश और हाइड्रा ये आपको याद रखने हैं, मूंगा, जेलीफिश और हाइड्रा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये याद रखेंगे, सीलेंट्रेटा या निडेरिया के जीव हैं। आगे बात करते हैं, अगला नंबर है 3, टीनोफेरा। अगला कौन सा है, टीनोफोरा। टीनोफोरा जीव को के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो जीव आते हैं उनके शरीर पर चमक दिखाई देती है, उनके शरीर पर क्या दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी। और ये भी समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये जो जीव है कहाँ पाएंगे, समुद्र में पाए जाते हैं या समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और ये जीव मांसाहारी जीव होते हैं, यानी कि वहीं के कीट मकोड़ी को खाते रहते हैं। इन पर सीलिया भी पाए जाते हैं। सीलिया एक धागेनुमा संरचना होती है किसी भी जीव से और इसी के सहारे ये क्या करते हैं, चलते भी रहते हैं। तो यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। यहाँ जो है लैंगिक जनन होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जीव जो है विकसित हो चुके हैं, यानी यहाँ पर अंग भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो चुके हैं, अंग भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और लैंगिक जनन जब भी होता है जब वहां पर 2 जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर 2 जनक होते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल 2 जनक होते हैं। और इन जनकों की सहायता से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा जाता है। बाहरी निषेचन होता है। बाहरी निषेचन होने का मतलब ये जो जल में रहते हैं और जल में ही क्या करते हैं, जल में ही इनकी डिलीवरी होती है, यानी ये बाहरी निषेचन करते हैं। और सबसे पहले लार्वा बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है। याद रखेंगे ट्यूनोफेरा में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर होता है, वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उदाहरण में याद रखेंगे जैसे कि कॉम्ब जेली, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है ल्यूरोब्रीविया। ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके हैं ट्यूनोफेरा के उदाहरण। किसके उदाहरण हैं, ट्यूनोफेरा के उदाहरण हैं। तो आज की क्लास में हम 3 संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी के हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं बॉटनी में, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा। आज की क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।